हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के ग्रामर सेक्शन यानी अभिव्यक्ति और माध्यम टर्म 1 जो कि सिलेबस है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और कैसे बनती है कविता, दोनों के जो एमसीक्यू हैं यानी दोनों टॉपिक के दोनों चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो इस वीडियो में मिलेंगे। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था अभी हिंदी का, उसमें सभी प्रश्न हमारे इस वीडियो से आए थे, बच्चों के कमेंट भी आए और क्वेश्चन पेपर मैंने खुद भी देखा। तो 2-3 क्वेश्चन और ऐड करके मैंने इस वीडियो को मास्टर वीडियो के रूप में बनाई है, ताकि ये वीडियो देख लोगे तो जो इस ग्रामर सेक्शन यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो 5 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म में, वो पूरे के पूरे आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी पहली बार जुड़े इस चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जितनी भी वीडियो हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो पाओगे कि सारा का सारा हमारी वीडियोस में से आया, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस विषय में ताकि बच्चे अच्छे अंक ला के उत्तीर्ण करें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम, तो जनसंचार क्या होता है बच्चों, वो बता देता हूँ आपको। संचार का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार और सोच का आदान प्रदान। वैसे जनसंचार का मतलब हो गया कि किसी बड़े पैमाने पे किसी यंत्र या किसी चीज़ की सहायता से बड़े पैमानों पे लोगों को सूचना, जानकारी या विचार उपलब्ध करवाना, जैसे इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब जनसंचार के माध्यम है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो बेटा मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम सबसे पहले आया, उसके बाद श्रव्य, फिर दृश्य श्रव्य, फिर इंटरनेट। तो मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश से हुआ, यानी प्रिंटिंग का आविष्कार किस देश से हुआ? वह चाइना से हुआ, और चाइना में ही पहली बार पुस्तकें जो छपी और चाइना में ही पहली बार नोट छपे, यानी कि कागज़ के आविष्कार से लेकर प्रिंटिंग के आविष्कार सब चाइना में ही हुए। प्रश्न नंबर 3, छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी? वो कौन सा दार्शनिक था या कौन सा खोज करता था जिसने छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी? तो गुटेनबर्ग, जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग, इनका नाम है योहान गुटेनबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार की। और पहली बार जो इन्होंने पुस्तकें छापी थी वो बाइबल की छापी थी, और बाइबल की जितनी प्रति छपी यानी जितनी कॉपी छपी थी वो एक ही बहुत जल्दी हाथों हाथ बिक गई। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग किस देश के निवासी थे, यानी गुटेनबर्ग किस देश के निवासी थे? जर्मनी के गुटेनबर्ग। प्रश्न नंबर 5, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, थोड़ा चेंज करके कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला, आपकी परीक्षा में प्री बोर्ड में आया। और मेरी वीडियो में क्वेश्चन ये है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 में, और कहाँ पे खुला था? गोवा में। ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहे थे, तो बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन 2-4 दिख नहीं रहे, तो इसलिए मैंने इसको मास्टर वीडियो के रूप में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कविता कैसे बनती है वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत में मिशनरियों ने धर्म, यहाँ पे धर्म आएगा बेटा, धर्म की पुस्तकें छापने के लिए कहाँ छापाखाना खोला? तो गोवा में खोला। भारत में मिशनरियों ने धर्म की पुस्तकें छापने के लिए गोवा में छापाखाना खोला 1556 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्री बोर्ड में। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, केवल सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? टेलीविजन तो दृश्य भी है, श्रव्य भी, यानी कि सी उपरोक्त दोनों इज द राइट आंसर। टेलीविजन एक प्रकार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट किस प्रकार का जनसंचार का साधन है? तो इंटरनेट दृश्य भी है, श्रव्य भी और पढ़ने योग्य, यानी कि उपरोक्त सभी क्वालिटी फॉलो कर रहा है। ये कौन कौन सी क्वालिटी? कि पढ़ने, दृश्य और श्रव्य सभी प्रकार की क्वालिटी फॉलो कर रहा है इंटरनेट। प्रश्न नंबर 10, मुद्रित माध्यम की निम्न में से कौन सी कमियां हैं? जो प्रिंट मीडियम होता है, जो प्रिंट माध्यम होता है जिसका आविष्कार सबसे पहले किया गया, उसमें कौन सी कमियां हैं? ऑप्शन देखते हैं। ये कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ये तो अच्छा ही है। इसे बार बार पढ़ा जा सकता है, ये भी अच्छा ही है। ये अशिक्षित लोगों के काम नहीं आता, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि ये अशिक्षित लोगों के काम नहीं आता, यानी कि जो इलिटरेट हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जो कोई भाषा नहीं जानते, वो प्रिंट माध्यम का प्रयोग नहीं कर सकते।
प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन से रेखीय माध्यम है? कौन कौन से रेखीय माध्यम है? तो रेडियो भी और टीवी भी। अब रेखीय माध्यम होता क्या है? देखो बेटा, जहाँ पे एक जगह से संचार शुरू हो रहा है और अन्य जगह पर पहुँच रहा है और बाकी रिप्लाई नहीं कर पा रहे। जैसे रेडियो में हम कुछ सुनते हैं तो हम तुरंत रिप्लाई थोड़ी कर पाते हैं रेडियो को, ना रेडियो हमारी सुनता। यानी जब एक ही दिशा से संचार हो रहा है, एक ही दिशा से संचार हो रहा है, यानी रेडियो टीवी संचार हो रहा है और सब लोग इसकी सुन रहे हैं, लेकिन सबकी रेडियो टीवी नहीं सुन रहा, तो उसे बोलते हैं लीनियर यानी रेखीय माध्यम। तो रेडियो टीवी क्या है? रेखीय माध्यम है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, रेडियो व टीवी की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं इसे। होता क्या है बेटा? ये देखो, ये उल्टा पिरामिड शैली बना दिया मैंने। सबसे पहले रेडियो और टीवी में जो महत्वपूर्ण खबर होती है वो टॉप पे दिखाया जाता है, यानी इंट्रो में आप सब कुछ क्लाइमैक्स तक बता देते हो। जैसे इंडिया न्यूजीलैंड से मैच आ रहा, तो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा कि भारत न्यूजीलैंड से मैच आ रहा, बाद में कैसे कैसे आ रहा वो आएगा बॉडी में, और अंत में समापन। तो उल्टा पिरामिड शैली में ही, यानी उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है कि मुख्य खबर को, महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले दिखाना, फिर उसके बाद जो उससे कम महत्वपूर्ण हो उसके बाद, फिर उससे कम महत्वपूर्ण उसके बाद। तो इंट्रो, बॉडी, समापन ये मिला के उल्टा पिरामिड शैली बनते हैं। और रेडियो व टीवी की खबरें हमेशा उल्टा पिरामिड शैली से लिखी जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का भाग है? इंट्रो भी भाग है, बॉडी भी भाग है, समापन। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, टीवी खबरों के कितने प्रमुख चरण होते हैं? टीवी खबरों के कितने प्रमुख चरण होते हैं बेटा? टीवी खबरों के 7 प्रमुख चरण होते हैं। कितने? 7 प्रमुख चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 15, टीवी खबरों के लाइव का क्या अर्थ होता है? लाइव, जैसे मैच आप लाइव देखते हो, कोई न्यूज़ लाइव देखते हो, तो लाइव का क्या मतलब होता है? घटना का सीधा प्रसारण, घटना का रिकॉर्ड प्रसारण, घटना का कोई प्रसारण नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर, घटना का सीधा प्रसारण, इसका मतलब लाइव। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपके प्री बोर्ड में मॉर्निंग शिफ्ट में। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? तो फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है, न्यूज़ का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण खबरों को स्क्रीन पर दिखाना, यानी तुरंत महत्वपूर्ण खबरों को तुरंत स्क्रीन पर दिखाना ब्रेकिंग न्यूज़। पुरानी खबरों को दिखाना होता नहीं है, खबर दिखाना बंद करना ये भी नहीं होता। तो महत्वपूर्ण खबरों को तुरंत स्क्रीन पर दिखाना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक समय में सबसे प्रसिद्ध जनसंचार का माध्यम क्या है? मॉडर्न टाइम में यानी आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध जनसंचार का माध्यम क्या है? टीवी, रेडियो, इंटरनेट। तो भाई आपको सबको पता है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की वजह से दूरियां बिल्कुल कम हो गई हैं। आज आप वीडियो देख रहे हो वो भी इंटरनेट की वजह से ही देख रहे हो। तो इंटरनेट इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? वर्ल्ड में जो पत्रकारिता है उसका कौन सा दौर चल रहा है? वो तीसरा दौर चल रहा है और इंडिया में दूसरा। तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। सी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि भारत में कौन सा दौर चल रहा है? कि इस समय भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो दूसरा दौर चल रहा है। इंडिया एक कदम पीछे है, वर्ल्ड में थर्ड और इंडिया में सेकंड। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसको भारत की पहली साइट कहा जाता है? कौन सी पहली साइट है, कौन सी वेबसाइट पहली है इंडिया की? तो वह है rediff.com। रीडिफ इंडिया की पहली साइट है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म में इनमें से जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। 5 नंबर का आपका आएगा इस टॉपिक में से, और 5 में से 5 आपके आने चाहिए। प्रश्न नंबर 21, वेबसाइट पर यानी ऑनलाइन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता। विशुद्ध पत्रकारिता का मतलब होता है बिल्कुल सही ढंग से पत्रकारिता। जैसे आजकल अखबार छपते हैं बिल्कुल सही ढंग से, उसी प्रकार विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसको जाता है? तो तहलका.com को जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 22, भारत का कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है? यानी कि ऐसा अखबार जो केवल इंटरनेट पर मिलेगा आपको, अगर आप कहीं खरीदने जाओगे न्यूज़पेपर वाले शॉप पे तो नहीं मिलेगा, वो है प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है बेटा जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, प्रिंट रूप में नहीं है। प्रिंट रूप में नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बदल भी सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो कभी प्रिंट रूप में था ही नहीं? प्रभा साक्षी। ये केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, प्रभा साक्षी। प्रश्न नंबर 23, आज पत्रकारिता के अनुसार
सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है, यानी किससे सबसे अच्छी और सटीक न्यूज़ मिलती है? BBC इज़ द राइट आंसर। तो आज जो पत्रकारिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साइट है वो है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, BBC। ठीक है बेटा, हिंदी में भी आती है न्यूज़, इंग्लिश में भी आती है। प्रश्न नंबर 24, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? नेट पे यानी इंटरनेट पे पत्रकारिता इनमें से किसने शुरू करी? तो ए इज़ द राइट आंसर, वेब दुनिया ने। वेब दुनिया ने पहली बार हिंदी में नेट पत्रकारिता शुरू की। प्रश्न नंबर 25, कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी ज़्यादा फैल रही है? ये उत्तर सभी को पता है, सी इज़ द इंटरनेट, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, ये क्वेश्चन मैंने आपके उसमें से लिया है, क्या कहता है, पेपर में से, यानी जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था कि कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा। तो किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में सूचना देने हेतु तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहता है किसी भी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देने हेतु तत्काल दर्शकों तक पहुँचाना, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। खा इज़ द राइट आंसर। ये भी पेपर में से लिया है। रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है सेम टू सेम, क्या है वो? श्रव्य। क्या है? श्रव्य इज द राइट आंसर। बाद में पहला छापा खाना कब खुला? ये क्वेश्चन सबको पता है, उत्तर भी याद होगा, 1556 में गोवा में। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, इंटरनेट एक औजार है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इंटरनेट एक औजार की तरह हम यूज़ करते हैं, सूचना व मनोरंजन के लिए करते ही करते हैं, ज्ञान व संवाद के लिए भी करते हैं, यानी ज्ञान के लिए और सार्वजनिक रूप से संवाद के लिए, यानी कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो का और खा दोनों यानी घा इज द राइट आंसर। 30 प्रश्न नंबर 30, कि इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला, ये कविता वाले में से है। तो इंसान के माध्यम को, इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला क्या है? वह है कविता। ये क्वेश्चन आपकी कविता कैसे बनती है टॉपिक में से है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द। ये प्रश्न सेम टू सेम परीक्षा में आपके आया हुआ है, जो कि प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी। कविता का पहला उपकरण शब्द है। किस कवि ने कहा कविता प्ले विद द वर्ड्स है? तो वो W.H. ऑर्डेन। अगली बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि किस कवि ने कहा कविता प्ले विद द वर्ड्स है? W.H. ऑर्डेन ने कहा। प्रश्न नंबर 33, किस रचना में भाषा, छंद, लय आदि महत्वपूर्ण होते हैं? यानी भाषा, लैंग्वेज तो होती है, छंद मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि कोई गीतात्मक तरीके से, ठीक है, जिसकी लास्ट लाइन और सेकंड पोएम की लास्ट लाइन सेम होती हो। जैसे खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, हर गोले के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। तो थी 2 बार आ गया ना, छंद कहते हैं इसे, और लय भी कहते हैं। तो कविता, किस रचना में भाषा, छंद, लय मिलते हैं? कविता मिलते हैं। और खूब लड़ी मर्दानी कविता किसने लिखी है? बड़ी फेमस कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई और लगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ताकि उनके पेपर बहुत अच्छी तरीके से जाए। NV ई लर्निंग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।